नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में दर्शन कर कैबिनेट मंत्री और अतिथियों ने पूजा अर्चना संपन्न की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा ने कीर्तिमान बनाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को ईगास पर्व की भी शुभकामनाएं दी। निश्चित रूप से भगवान बद्री विशाल निश्चित रूप से भगवान बद्री विशाल। चलिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। संजय, जिस तरीके से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ने दर्शन किए हैं और इसके साथ ही इगास की भी शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के लिए, क्या कुछ वहाँ पर तैयारियां हैं? जी देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है, जो बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले जो वैदिक परंपराएं हैं, पंच पूजाएं, उसको लेकर के बिल्कुल युद्ध स्तर पे तैयारियां कर रही है। इस बीच जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जो वित्त मंत्री, शहरी विकास आवास मंत्री अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल भगवान बद्री विशाल के लिए दर्शनों के लिए पहुंचे और उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन के पश्चात जो बाहर सिंहद्वार के बाहर सैकड़ों हजारों के तादाद में श्रद्धालु जो अभी कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी को और जो इगास पर्व जो आज जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से मंदिर समिति ये रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पहुंचे और आज भी जो कल की बात की जाए तो बद्री विशाल के दर्शनों के लिए लगभग 13,500 श्रद्धालु आए। तो इस बात के लिए मंदिर समिति के सहित जो अन्य कार्यदायी संस्थाएं जो यहाँ पे यात्रा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे, सबके लिए उन्होंने साधुवाद दिया और कहा कि इस तरह से जो यहाँ पे यात्रा प्रबंधन करना जो है इन विषम परिस्थितियों में काफी मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से बीकेटीसी प्रबंधन संभाल रही है तो उनकी भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने मंदिर समिति सहित तमाम जो मास्टर प्लान के वहाँ पे कार्यरत मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी को इगास पर्व की बधाई भी दी है। जी संजय, क्योंकि अब एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है कपाट बंद होने में, ऐसे में तीर्थयात्रियों की संख्या में किस तरीके का इजाफा आखिरी दिनों में देखने को मिल रहा है, और साथ ही ये भी बताएगा कि मौसम कितना सुहावना है इस वक्त बद्रीनाथ धाम की बात करें। रवि जी देखिए, लगातार पिछले 5 से 6 दिनों से अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो है कड़ाके की शीतलहर जो बद्रीपुरी के चारों तरफ पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से अगाध आस्था भगवान बद्री विशाल के प्रति तीर्थयात्रियों की दिखाई दे रही है, बड़ी तादाद में तीर्थयात्री जो है कार्तिक स्नान के पावन स्नान के लिए यहाँ पे उमड़ रहे हैं और प्रतिदिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु पिछले 10 दिनों से लगातार बद्रीपुरी पहुंच रहे हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान का बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं तो सुबह से लेकर सायकाल की आरती तक जो है पैर रखने की जगह जो है सिंहद्वार परिसर में नहीं मिल रही है और यात्री जो है पंक्तिबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। अभी 2 दिनों की और यात्रा जो है चलेगी। इसके बाद 13 नवंबर से जो है वैदिक परंपराएं जो भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की पंच पूजा शुरू हो जाएगी। 5 दिनों के बाद ये जो 17 तारीख की रात जो है 9:07 पे जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त पे जो भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया संजय, विस्तार से जानकारी के लिए आपका। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के 67वें सम्मेलन से लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे साथ एक अन्य स्पीकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में नॉमिनेट किया गया और इस बैठक में काफी अच्छी सकारात्मक चर्चाएं हुई। आगे उन्होंने कहा कि हम अभी तक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे और ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफी समय से सभी देश लगे थे कि हम एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने ताकि हम अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपनी जगह बना सकें। और इस बार ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया है और किंग ने स्पीच दी है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। विमेन पार्लियामेंटेरियंस की, उन्होंने कहा मैं आना चाहूँगी आपके स्टेट और देखना चाहूँगी ये स्टेट हेल्थ आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ बताया कि हम केवल स्किल नहीं, स्किलिंग अब हो चुकी है,
अब हम उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जा रहे हैं और मार्केट पहुंचा रहे हैं डिजिटल माध्यम से भी। तो एक तरफ जहां हम उनको डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फाइनेंसिस सिखा रहे हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो खरीदना, बेचना, प्रॉफिट लॉस, इस तरह की चीजें होती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हैं और साथ ही साथ महिला हाट हम बना रहे हैं, जो ऐसी जगह हो रही हैं जहां पर आप बहनें अपने सामान को जाकर मार्केट तक पहुंचा सकें। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हिमांशु, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और रितु खंडूड़ी भूषण ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और किस तरीके से बदलाव की वो बात कर रही हैं? हिमांशु, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, तो आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर रितु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि सीपीए की बैठक में उन्होंने क्योंकि हिस्सा लिया था और भारत से एक महिला होने के नाते उनको ये मौका मिला था कि वो यहाँ पर जा पाई हैं और इसके साथ ही सीपीए चैरिटी से नॉन चैरिटी होगा, ये भी उन्होंने बात कही है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, जिस तरीके से यहाँ पर रितु खंडूड़ी भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि ये बदलाव होने वाले हैं, ये बदलाव कितने महत्वपूर्ण है, विस्तार से बताएगा। जी रवि, बिल्कुल देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सम्मेलन भी हुआ, जिसमें रितु भूषण खंडूड़ी वहां पर पहुंची और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें जो है वहां की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद वो लौटी और उसके बाद उन्होंने कई चीजें जो है स्पष्ट तौर पर बताई हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही खुशी वाला पल था जिस तरीके से वहां पर गई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ब्रिटिश विविध चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे और उसमें ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफी समय से कई देश एक मांग कर रहे थे कि एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बने, ताकि एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो भी अपनी जगह जो है बना सके। तो अब ऐसे में रितु भूषण खंडूड़ी ने कहा है कि भारत भी अब नॉन चैरिटेबल जो है वो होने जा रहा है और भारत भी अपने फैसले जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपने ले सकता है और इससे आने वाले समय में काफी जो है लाभ भी भारत को मिलेगा। और अभी एक और सम्मेलन जो है वो होना है जो कि 2025 में होगा, उसके बारे में भी उन्होंने तमाम जानकारियां जो है वो स्पष्ट की हैं। और ऐसे में अब अगले सम्मेलन में भी किस तरीके से जो है भारत प्रतिनिधित्व करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और यह सम्मेलन जो है अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और अगली बार जो है अभी सम्मेलन भी होगा, वो कहाँ पर होगा इसके लिए भी जो है तमाम चीजें अभी वो आने वाले समय में स्पष्ट होगी। बिल्कुल अरुण, ये महत्वपूर्ण था उत्तराखंड के लिए भी कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी रितु खंडूड़ी भूषण और उन्होंने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां भी दी हैं। आप कह रहे हैं कि 2025 में एक और ऐसी सम्मेलन होना है जो कि अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में हो, तब कहाँ होगा ये देखना होगा। लेकिन ये लगता है कि इस तरीके के सम्मेलनों से जिस तरीके से बदलाव की बात की जा रही है, उन बदलाव में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उनके बदलाव की समय के हिसाब से आवश्यकता भी है और जब ये बदलाव होंगे, जिस तरीके से सीपीए की बैठक हुई, तो इससे बहुत सारी चीजें बदली हुई एक नए दौर में देखने को मिलेगी। अरुण जी रवि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सम्मेलन हो रहे हैं और इन सम्मेलन से क्योंकि समय समय पर के साथ जो है कई बदलाव जो है वो होने हैं और जिस तरीके से जो है ये राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ का जो सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत को भी इसका प्रतिनिधित्व करने को मिला और आने वाले समय में जो चैरिटी है उसके नॉन चैरिटी भारत भी बन जाएगा। यानी कि जो लोकतांत्रिक तरीकों में जो संसदीय कार्यों में जो फैसले लेने हैं वो भारत अब स्वयं जो है वो ले सकता है और आने वाले समय में इसमें और क्या कुछ संशोधन किए जाते हैं इन सम्मेलनों के जरिए देखने वाली बात होगी। और हालांकि आने वाले समय में भारत को इससे जरूर जो है वो लाभ मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसको लाभ मिलेगा देश के लिए। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लौटी हैं, इसके बाद उन्होंने विस्तार से जानकारी दी रितु खंडूड़ी भूषण ने कि किस तरीके से चैरिटी से नॉन चैरिटी किया जाएगा और बहुत सारे बदलाव होंगे जो कि संसदीय बदलाव होंगे। बहुत शुक्रिया अरुण आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सरकार के इस काम की सराहना की है। उनका कहना है कि मौजूदा वक्त में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं,
तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा है और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे? इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है, और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के पार्षदों की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस के तमाम पार्षद मौजूद रहे। बैठक में शहर और राज्य की बिगड़ते कानून व्यवस्था, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने जैसे तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जन विरोधी नीतियों के चलते 18 तारीख को महानगर कांग्रेस की अध्यक्षता में पार्टी के तमाम पार्षद नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं, जिस दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे, नालों की सफाई व्यवस्था समेत स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को भी उठाया जाएगा। तो उसमें सभी लोगों से जो आम सहमति बनकर आई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास देहरादून के अंदर नहीं किए और उन सब मुद्दों की चर्चा रही और सभी ने एक स्वर में ये मुद्दा उठाया कि जो इन्होंने वादे जनता के साथ किए थे, जो धरातल पर नहीं उतर पाए, इन सारे मुद्दों के विरोध में हम लोग नगर निगम कार्यालय का घेराव करेंगे। और निश्चित तौर पर जो नगर निकाय में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, सारे व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए थे और इसके बारे में जो अगली जो हमारी मीटिंग होगी विस्तार। आदि जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ फोन लाइन पर हैं। हिमांशु, जिस तरीके से कांग्रेस रणनीति बना रही है, 18 तारीख को घेराव की बात कर रही है, प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे और कितनी संख्या हो सकती है उस दिन कांग्रेस के पार्षदों के साथ अन्य कार्यकर्ताओं की? जी बिल्कुल रवि, जिस प्रकार से नगर निकाय चुनाव को लगातार टाला जा रहा है, अधिसूचना 10 नवंबर को जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन आज 11 नवंबर हो गई है। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक नगर निकाय चुनाव के लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी आक्रोश है। कांग्रेस का एक आरोप लगातार है कि राज्य सरकार लगातार नगर निकाय चुनाव को जो है वो टालने का काम कर रही है। सरकार चुनाव से डरी हुई है, इसलिए निकाय चुनाव को टाल रही है। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बड़ा घोटाला राजधानी देहरादून में हुआ है, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, नालियों की व्यवस्था हो, सड़कों के सुधारीकरण की हो, इंटरलॉक टाइल सिस्टम की बात हो, स्वच्छता व्यवस्था को हो, तमाम ऐसे जो काम है वो भाजपा सरकार ने अधूरे छोड़े हैं। और इसी को लेकर 18 तारीख को तमाम कांग्रेस जन जो है वो इकट्ठा होंगे और सचिव नगर निगम का वो घेराव करेंगे और अपनी तमाम मांगों को लेकर नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। हिमांशु, क्या लगता है कि सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि 10 तारीख तय की गई थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। क्या कोई बयान सत्ता पक्ष की ओर से? जी बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य में तमाम प्रशासनिक कार्य हैं, इसी के साथ ही केदारनाथ विधानसभा के जो बाई इलेक्शन है वो एक बड़ा फैक्टर है। और तमाम और जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है और उसी के चलते अधिसूचना जारी होने में कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है। तो सरकार का कहना है जब भी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया तय होगी, व्यवस्थित ढंग से प्रशासनिक कार्य संचालित होंगे, तब जाकर हम कहीं ना कहीं जो जल्द ही अब निकाय को लेकर अधिसूचना जारी कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अभी भी है कि अब 2 दिसंबर, कुछ दिनों बाद जब 2 दिसंबर होगी, 1 साल पार्षदों के कार्यकाल को खत्म हुआ हो जाएगा और 1 साल का प्रशासनिक कार्यकाल होगा, लेकिन अधिसूचना आखिरकार कब जारी होगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है आपने, और ये भी पहली बार होगा जहां 1 साल का प्रशासनिक कार्यकाल होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर लोग बड़े ही धूमधाम से पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। इसी तरह एगास भी यहाँ का एक लोक पर्व है, जो कि 12 नवंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बता दें कि दिवाली के 11वें दिन यानी एकादशी को उत्तराखंड में एगास यानी बूढ़ी दिवाली मनाने का रिवाज है। उत्तराखंड के गढ़वाल में सदियों से दिवाली को बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। कुमाऊं के क्षेत्र में से बूढ़ी दीपावली कहा जाता है। इस पर्व के दिन सुबह मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जबकि रात में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद भैला जलाकर उसे घुमाया जाता है। वहीं लोक साहित्य और संस्कृति कला की परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता बताई। साथ ही बताया कि इस पर्व पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। परंपरागत हमारे जो लोक पर्व, जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है, अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी हम ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं
वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्यौहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं, उन टीमों को जगह जगह स्थान स्थान पर उनको भेजा जा रहा है। और अनेकों आयोजन हर उस पे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जाता है। कुछ दिनों पूर्व एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर उत्तराखंड के दुर्लभ पशु कस्तूरी मृग की 25 ग्राम कस्तूरी एक तस्कर को से बरामद की थी। इसके बाद अब एसटीएफ उसके नेटवर्क के संबंध में जांच के लिए वन विभाग की टीम के साथ कार्रवाई कर रही है। इसके संबंध में वन विभाग के हॉप ने बताया कि वन्य जीव तस्करी को लेकर वन विभाग की टीम अक्सर एसटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई करती है और यदि एसटीएफ किसी तस्कर को पकड़ती है तो वन विभाग इसमें उसका पूरा सहयोग करता है। एसटीएफ जब भी कार्रवाई करता है इस तरह की चीज़ों में तो वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये चीज़ें प्रायः होती हैं और हम लोग लगातार इसमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जॉइंटली ऑपरेशन करते हैं, कई बार वो करते हैं और फिर हमारी मदद लेते हैं। तो ये सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दायित्व बनता है कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसमें सब लोग कोशिश करके इन चीज़ों को कंट्रोल करें। हरिद्वार के नवोदय नगर के पास पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाने की कोशिश करती रही। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते रहे। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारी है, जिसमें ड्रोन के जरिए आसमान में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाने की तैयारी है। कार्यक्रम में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्थापना दिवस के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजन की तैयारी है, जिसमें हरिद्वार के 52 घाटों में 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 4000 वॉलंटियर्स शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। का आयोजन किया गया है जो गंगा दीपोत्सव है और इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, वो स्वयं आ रहे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे पहले भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। हरिद्वार डीएम ने बताया कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहले भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद हर की पैड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सीएम ड्रोन शो और दीपोत्सव में शामिल होंगे। ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियां आसमान में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और जिलाधिकारी के मुताबिक भव्य ड्रोन शो का आयोजन भी होना है। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हरिद्वार में 500 ड्रोन के साथ शो का ट्रायल किया गया। इस दौरान हर की पैड़ी के आसमान पर उत्तराखंड की संस्कृति की छवियां उकेरी गई। बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 4000 लोग इसके अंदर प्रतिभाग कर रहे हैं दीपक जलाने के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। 6:30 बजे के लगभग ये कार्यक्रम होगा। ड्रोन शो में 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। कार्यक्रम के बाद भजन संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल अपनी प्रस्तुति देंगे। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और उस कार्यक्रम के पश्चात फिर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। जो कन्हैयालाल मित्तल जी गायक हैं, भजन गायक हैं, उनके वो जो है गायक रहेंगे उस कार्यक्रम में। उसका आयोजन किया जा रहा है 7 बजे से लेकर के आगे जब तक वो कार्यक्रम चलेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मेरा अनुरोध है जनपद के समस्त संभ्रांत नागरिक गण से, समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण से और
इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण से और मीडिया के बंधुओं से कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें। सभी शहर वासियों और जन सामान्य से आह्वान किया है कि अपने परिवार, पड़ोसियों और मित्रों के साथ निकटतम घाटों पर दीप जलाकर इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बने। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी घाटों को 50 सेक्टर तथा 9 जोन में विभाजित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उधर लोहाघाट के रामलीला मैदान में रविवार को प्रभु नेत्रालय के प्रबंधक ने निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के 100 से ज्यादा नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया। इस शिविर का शुभारंभ सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान ने रिबन काटकर किया। ये एक एनजीओ ने लगाया, परमिशन लेकर के लगाया। यहाँ पर आई के यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी सर्जरी होगी। प्लानर, डिजाइनर, खाना पीना सब इनकी तरफ से रहेगा और ये बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर, काफ़ी बुजुर्ग माता बहनें और सब आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, देखा हूँ मैं, काफ़ी भीड़ है। तो ये एक अच्छा प्रयास है, मैं भी इसमें सहयोग कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि जो ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से उनको सुविधा दे पाऊँ, मैं उसमें काम करूँगा और ये बहुत अच्छा प्रयास है। कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग हैं प्रभु नेत्रालय खडीमा, हमारा एक सेंटर खडीमा में है, एक सेंटर हमारा रुद्रपुर में है। तो यहाँ लोहाघाट में रामलीला ग्राउंड में जो है हमारा कैंप लगाया गया है और हमारे हॉस्पिटल के साथ बेनिफिट्स ये हैं कि पहला तो क्या है, हमारे पास इम्प्लानमेंट्स आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड से तो निःशुल्क होता ही होता है। ECHS जो पुरुष सैनिक है हमारे, तो ये पूरी आबादी जो है 70% पुरुष सैनिकों की है, तो ECHS कार्ड से भी यहाँ पे निःशुल्क जो है, कैशलेस जो है, उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बताया। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान कई मेडिकल स्टोरों में अनियमितताएं पाए जाने पर उनके खिलाफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन की कार्रवाई हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि क्षेत्र के 6 से 7 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये दुकान मैंने ले ली थी ना। 6-7 मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि मेडिकल स्टोरों पे जो है स्टोरेज में अनियमितताएं पाए जाने के संबंध में उनको सस्पेंशन, दवाओं के बिल मेंटेन न करने के संबंध में कैंसिलेशन और नमूने संग्रहित करने की कार्रवाई की गई है। और उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।